वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी सवाल। अब आज से स्टार्ट करें बेटा आपका नया सब्जेक्ट जो कि है मीडिया इन एजुकेशन। ठीक है, सेक में जिन बच्चों ने एजुकेशन सब्जेक्ट लिया है उनके लिए है शिक्षा में मीडिया। 6 सेमेस्टर वाले बच्चों का बीए प्रोग्राम में चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, शिक्षा में संचार। ठीक है, चैप्टर 1 का नाम ये है। सिलेबस देख लीजिए एक बार, आपका 10 चैप्टर है टोटल। ठीक है, एक एक पार्ट में करते हुए चलेंगे, एक एक चैप्टर पूरा। आसान है सिलेबस, डिफिकल्ट है नहीं। बार बार एक ही बात मीडिया के बारे में, जो कि ऑलरेडी आपको पता है कि मीडिया क्या है, सोशल मीडिया क्या है, उसी के बारे में रिपीटेडली वही बात घूम पे क्या रही है। बस थोड़ी छोटी सी भी चीज़ें देखनी है हमें कि मीडिया के क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, लोगों की मानसिक स्थिति पे क्या फ़र्क पड़ रहा है मीडिया का, कैसे शुरू हुआ, क्या क्या मतलब उसके ड्रॉबैक क्या निकल के आ रहे हैं, ये देखना। मतलब ये आसान है, 10 के 10 चैप्टर आपके आसान है। ये बेटा मेरे इंस्टा और टेलीग्राम चैनल आईडी है, कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल आईडी पे आपके सारी जितने भी ये पीपीटीज होते हैं, ठीक है, ताकि आप नोट्स बना लो इसमें से। मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स जो हो गए, प्रीवियस ईयर आपके जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो सारे सारे जितने सब्जेक्ट मैंने आपके कराए सबके लिंक सब कुछ वहाँ पे होता है। ठीक है, सारा स्टडी मटीरियल इस वाले चैनल पे है जिसका नाम है द थियो स्टडी हब 03। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो आप मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। और मैंने आपका सेक में जो सब्जेक्ट लगा हुआ है कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग वो करवा दिया है पूरा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। गवर्नेंस वाला जो आपका सब्जेक्ट है डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस वो करा दीजिए, जो पॉल में लगा हुआ है। अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन, जिन बच्चों का ग्लोबलाइजेशन लगा हुआ है वो भी करवा दिया है। जीई में जिन्होंने ह्यूमन राइट वाला सब्जेक्ट लिया हुआ है वो भी करवा दिया। ठीक है, ऑलमोस्ट मतलब 6 सेमेस्टर के सारे ही करवा दिए हैं। सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। चलिए, इंट्रोडक्शन हो गया आज का। अब करेंगे चैप्टर के बारे में बात, जिसमें ये आपको पढ़ना है, ये टॉपिक्स है मेन उसके। ठीक है, कि संचार क्या है। सबसे पहले देखेंगे संचार के, ये जो एक बात करते हैं ना एक दूसरे से संचार, कि एक व्यक्ति की बात दूसरे व्यक्ति तक जा रही है, ये इसके प्रकार देखेंगे कि संचार कितने प्रकार का है, कैसे कैसे होते हैं, प्रोसेस क्या है, ये सारी चीज़ें। संचार की प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस। संचार के विभिन्न प्रकार के, कितने प्रकार के संचार होते हैं, कि एक होता है लिख के बात कर लिया आपने, एक होता है मुंह से बात की, एक होता है इशारों से बात कर ली। तो ये सारे प्रकार पढ़ेंगे हम। प्रभावी संचार के लिए रणनीतियाँ। रणनीति मतलब क्या, आपकी क्या स्ट्रैटेजी है प्रभावी संचार की। कौन बोलता है कि किसी इंसान की इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन थी कि सारे लोग उसको देखते रह गए, तालियां रुकी नहीं रही, इतनी अच्छी उसने प्रेजेंटेशन दी। तो ये कि संचार माध्यम से उसने कैसे अपनी प्रेजेंटेशन को, अपने बोलने के तरीके को, अपने संचार के माध्यम को इतना स्ट्रॉन्ग किया। तो ये सारे रणनीतियों को देखेंगे हम कि कैसे कैसे वैसे हम एम्पावर कर सकते हैं। संचार के विभिन्न माध्यमों की व्याख्या, जितने भी माध्यम है, फ़ोन से कर रहे हो, कॉल से कर रहे हो, जो भी आपके माध्यम है सबकी व्याख्या करेंगे कि कितने प्रकार के इसके माध्यम है। चैप्टर बेटा इंपॉर्टेंट है आपका। देखो इसमें टोटल 10 चैप्टर हैं, 10 के 10 इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है मैं बताती हुई चलूँगी। ठीक है, फर्स्ट आपका चैप्टर है जो कि ये इंपॉर्टेंट है, उसके बाद थर्ड आएगा आपका इंपॉर्टेंट, फोर्थ आपका इंपॉर्टेंट आएगा, 8th और 9th। ये चैप्टर आप अच्छे से डीप में करना। ठीक है, इनकी वीडियो बड़ी होंगी, बाकी जो चैप्टर्स हैं उनके छोटे छोटे में आराम से हो जाएगा, क्योंकि चैप्टर भी छोटे, उसमें इतने बड़े क्वेश्चन बनेंगे नहीं, वो फटाफट होगी। ये वाले चैप्टर डीप में होंगे, तो हो सकता है इनकी वीडियो थोड़ी 30 मिनट से आगे की जाए। बट देखो, अगर अच्छा कंटेंट आपको चाहिए तो थोड़ी बड़ी वीडियो भी देखनी पड़ेगी। आप 2x करके देखो, आपको 15 मिनट की पड़ेगी वो वीडियो। संचार की अवधारणा की, मतलब संचार क्या है, सबसे पहले इसको देखेंगे। ये जो वर्ड है संचार, ये है क्या। संचार एक अनवर्तन प्रक्रिया है। इसकी उत्पत्ति पृथ्वी पर मानव सभ्यता के साथ हुई थी। जैसे ही मानव आए तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया था एक दूसरे कम्युनिकेट करना। धीरे धीरे वो डेवलप होता गया। पहले इशारों से बात कर रहे थे, फिर पत्थरों वगैरह से ड्राइंग बना के बात कर रहे थे, फिर हल्के हल्के लैंग्वेज क्या है डेवलप होने लगी। तो ये स्टार्ट ऐसे हुआ है। प्रारंभिक युग में मानव अपनी भावनाओं और प्रतीक चिन्हों के माध्यम से संचार करता था। सबसे पहले क्या था, साइन लैंग्वेज चलती थी, एक दूसरे को देख के, आंखों से, हाथों से, या फोटो बना के, चित्र बना के, ऐसे पुराने टाइम पीरियड पे ऐसे था, बिल्कुल पुराने टाइम पीरियड पे। किंतु आधुनिक युग में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांतिकारी अनुसंधान के कारण संचार बुनियादी पर पहुंच गया है। मतलब ये कि चरम सीमा में पहुंच गए हम। ठीक है, कि हमारे पास इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, अगर मुझे यहाँ बैठे हुए, जहाँ मैं बैठी हुई, यहाँ से बहुत दूर, मान लो मैं दिल्ली में बैठी हुई, मुझे केरल में कोई मेरी दोस्त बैठी हुई, उसको मुझे मैसेज भेजना है ना, तो सिर्फ और सिर्फ सेकंड्स का टाइम लगेगा। मुझे व्हाट्सअप पे जाना, उसे मैसेज सेंड करना, उसके पास पहुँच जाएगा। वो मैं जैसे ही मैसेज रिसीव करेगी फिर वो मुझे नया मैसेज सेंड कर देगी। ये जो प्रक्रिया है ना, जो ये टेक्नोलॉजी है, ये चरम सीमा पे चल रही है, और हो सकता है आने वाले समय में और बढ़े, और भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें हों। ठीक है, तो ये कि संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अर्थपूर्ण संदेश प्रेषित करने वाली प्रणाली है। कि एक इंसान से दूसरे इंसान तक जो ये मैसेज गया ना,
यही प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? संदेश। ठीक है, यह क्रिया जटिल और वैज्ञानिक है। यदि संचार समस्या रूप से नहीं हो तो संदेश ठीक रूप से श्रोता वक्ता तक नहीं पहुंचता। मतलब मान लो कोई दिक्कत आ रही है बीच में, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे, अभी इस पर इतना ध्यान मत दीजिए डीप में, बस अभी सिर्फ इतना समझिए संचार क्या है? एक प्रक्रिया है जिससे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक हमारे जो भावनाएं, हमारे जो विचार हैं वो जाते हैं। ठीक है, हम एक दूसरे से बात, कम्युनिकेशन कैसे करते हैं? संचार के माध्यमों से। ठीक है बेटा, ये क्या कह रहे हैं? संचार प्रक्रिया, प्रक्रिया माने प्रोसेस, कि संचार जो ये आपका, इसमें प्रोसेस क्या है? ठीक है, इतना सारा मत समझो, सिंपल तरीके से समझो। एक है सेंडर, सेंडर माने एक बंदा क्या है? जो भेज रहा है, संदेश भेजने वाला। और दूसरा बंदा यहाँ जो खड़ा होगा वो कौन होगा? रिसीवर, जो प्राप्त कर रहा है, प्राप्तक जिसे कहा जाएगा। बीच में क्या आ जाएगा? ये एक माध्यम संदेश भेजने का, जिसमें क्या कर रहा है? संचार का स्रोत या संदेश भेजने वाला, इसको क्या कहा जाएगा? स्रोत। इसने संदेश भेजा है। संचार या संदेश भेजने की सामग्री, उसके पास जो भी संचार की सामग्री, लिख के भेज रहा है, मुंह से अगर बोल के भेज रहा है तो वॉइस। ठीक है, मीडिया या संचार का चैनल, की किसी भी माध्यम से जिससे वो भेज रहा है, मैसेज अगर भेज रहा है तो उसमें माध्यम आ रहा है, उसको फ़ोन चाहिए, व्हाट्सएप चाहिए, ये सारी चीज़ें। संचार का रिसीवर, फिर कौन आ जाएगा? ये रिसीवर, जिसके पास मैसेज जाएगा आपका। अगर लिखित में तो वो पत्र जाएगा, अगर मैसेज भेज रहे हो तो वो मैसेज जाएगा। ठीक है, प्रतिक्रिया, फिर ये क्या करेगा? उस मैसेज के बाद उसको पढ़ेगा, जो भी लेटर है, अगर मैसेज है तो उसको पढ़ेगा, फिर क्या करेगा? प्रतिक्रिया देगा। ये अब क्या करेगा? रिप्लाई भेजेगा। तो ये जो प्रोसेस है ना, इसको क्या कहा जाता है? संचार की प्रक्रिया। पहले एक बंदा आएगा, किसी सामग्री के द्वारा दूसरे को भेजेगा, दूसरा क्या करेगा? प्रतिक्रिया करके इसको भेजेगा, सेम उस प्रोसेस से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बेटा? आपका संचार के प्रकार, जो कि आपका इंपॉर्टेंट भी है। प्रकार पूछ ले जाते हैं, तीनों में से कोई भी एक पूछ लेंगे या तीनों ही पूछ लेंगे कि प्रकार बता दो। ठीक है, या सेपरेटली कोई एक भी पूछ सकते हैं। तो ये है कि इसके 3 प्रकार हैं, तीनों इंपॉर्टेंट है। जिसमें क्या है? मौखिक संचार, जो मुंह से बोल के हो रहा है, जैसे मैं अभी आपसे कैसे कर रही हूँ? मौखिक संचार, मैं बोल के कर रही हूँ। ठीक है, लिखित संचार, जो क्या होता है? लिख के आपने भेज दिया, मैसेज आपने लेटर लिख के भेजा, मैसेज भेजा, वो सब भी लिखित में आएंगे, क्योंकि हम मुंह से तो बोल नहीं रहे, वॉइस तो इंक्लूड नहीं हो रही, हम मैसेज भेज रहे हैं व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे आपके। तो ये सब किस में आएंगे? लिखित में, जो लिख के हो रहे हो। अशाब्दिक संचार, जिसमें वर्ड्स यूज़ नहीं होंगे ना वॉइस यूज़ होगी। अब ये वाले कैसे हैं? ये आएंगे बॉडी लैंग्वेज वाले, क्योंकि देखो मुंह से आवाज़ निकली नहीं, मौखिक नहीं हुआ, लिख के भी नहीं यार, लेकिन तब भी कम्युनिकेशन हो गई। अभी कैसे होती है? ये होती है दोस्तों के बीच में, कि आपका दोस्त इस कोने में बैठा हुआ है, आप इस कोने में बैठे हो, लेकिन आंखों आंखों में जो इशारों में बातें कर लेते हैं ना, ये आएगी आप शाब्दिक संचार। बहुत बार ऐसा होता है कि टीचर है, बच्चों को डांट नहीं रही है, आंखों से डरा देती है, आंखों से जो आंखें बड़ी करके जो देखती हैं गुस्से, तो उसका मीनिंग क्या होता है? ये अशाब्दिक संचार ही होता है, कि उसने आंखों से डरा के बोल दिया कि चुप हो जाओ, इतना नहीं बोलना। ठीक है, तो ये कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके हाथ के इशारे, अगर आपको किसको बुलाना है तो जरूर थोड़ी मुंह से बोलोगे इधर आ, आप हाथ से भी तो उसको बुला सकते हो। हाथ ऐसे ऐसे करोगे, उसको दिखेगा, वो आपकी तरफ देख रहा है, आई कॉन्टैक्ट तो आपको हुआ है, तो हाथ से बुला सकते हो, है ना। तो बॉडी लैंग्वेज से भी बहुत सारे प्रकार के संचार होते हैं, जिसको हम अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे पूरी बॉडी का यूज़ होगा। संचार के प्रकार में सबसे पहला क्या है? मौखिक संचार, जो ध्वनि का यूज़ करके हो, मुंह से बोल के शब्दों का उपयोग हो, जिसमें मौखिक संचार में बोले गए शब्दों का उपयोग किया जाता है, स्वर होते हैं उसमें। ठीक है, वह मूल रूप से ध्वनियों और भाषाओं के माध्यम से संदेश भेजने के प्रयास किया जाता है। ठीक है, बोल के होता है, एक व्यक्ति से दूसरे का, एक व्यक्ति से बहुत सारे पूरे ग्रुप का। मौखिक संचार, मुंह का जिसमें यूज़ हो रहा है, आपका मौखिक संचार कहलाएगा। अब इसके बेटा उदाहरण जो आपको लिखने हैं वो ऐसे लिखने हैं कि एक शिक्षक अपने छात्र को खड़े होने के लिए कहता है, वो उसको हाथ से नहीं बोल रहा, मुंह से बोल रहा कि बेटा खड़ा हो जाए, ऐसे। ये सब इसके उदाहरण आप लिख सकते हो, तो मुंह से बोली गई बात। ठीक है, ये इसका बिल्कुल आसान हो गया कि इसमें मुंह का उपयोग किया जाएगा, मुंह से बोला जाएगा, तो क्या होगा? मौखिक संचार। अब आएगा अशाब्दिक संचार, जिसमें क्या है? मूल रूप से गैर मौखिक संचार, शब्दों के बिना संचार का संदर्भित करता है। इसका अर्थ है कि शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज, हम जो अपने हाथों का यूज़ करके, चेहरे के हाव भाव से, हंस के, मुस्कुरा के, क्योंकि देखो अब हम रोड पे चल रहे हैं तो ज़रूर थोड़े सबसे जो जिनको हम जानते हैं उनसे बात ही करेंगे। हम स्माइल भी तो पास करते हैं, बहुत बार होता है ना, स्माइल पास कर दी तो उसका मतलब क्या होता है? हाय हेलो बोल दिया। बहुत सारे लोग आंखों से ऐसे करते हैं, आंखों को ऊपर करके, हाँ बढ़िया, उसी उसमें ही हो जाता है संचार। उसने भी हाथ हिला दिया, हाँ बढ़िया, बस इतना ही चलता, मुँह से बोला नहीं, दूर दूर खड़े हुए बस फेस से ही अपना स्माइली फेस दे दिया। या फिर गुस्से वाला संचार भी होता है कि हम किसी को देख के मुंह से सड़ा लेते हैं, करते हैं ना वो लोग, मुंह यूं टेढ़ा करते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है कि हम उसे नहीं देखना चाहते। ये सारी चीज़ें, हाव भाव, हाथों की हरकतें, आंखों का संपर्क, आवाज़ व स्वर, आवाज़ स्वर की पिच,
अब देखो बेटा इसका उदाहरण क्या है, अब वो स्कूल का ही ले रहे हैं। ये यदि कोई शिक्षक अपना सिर हिला रहा है जबकि छात्र बोल रहा है, छात्र क्या है बात कर रहा है, बता रहा है, तो उसको उत्साहित करने के लिए और उसको ये दिखाने के लिए कि वो छात्र से सहमत है, होते ना टीचर जब बात कर रही होती है तो बहुत सारे बच्चे मुंडी लाड़ते हैं, हाँ हाँ, मतलब मुंह से कुछ नहीं बोलेंगे, बस ऐसे गर्दन अपनी हिला के, हेड हिला के हम ऐसे बोलते हैं हाँ। इसका मीनिंग क्या होता है? हाँ। जो ये सिर हिलाना होता है इसमें होता है कि हाँ हम आपकी बात से सहमत है। कोई अगर सामने वाला बंदा खड़ा हुआ है आपके कुछ बोल रहा है, आप अपने मुंह से कुछ नहीं बोल रहे, सिर्फ आप आई कांटेक्ट करके खड़े हुए हो और आप अपने सिर को हिला रहे हो, इसका मतलब क्या होता है? हाँ हम सहमत है। और अगर सिर को इस दिशा में हिलाया, लेफ्ट टू राइट, तो ये हो जाता है मना। लेफ्ट टू राइट बेटा कैसे? ऐसे, अगर आपने ऐसे हिला दिया अपने चेहरे को कि नहीं, तो इसका मतलब होता है मना। और अगर ऐसे हिला रहे हो, मुंडी ऊपर नीचे हो रही है आपकी, तो क्या हो जाएगा? हाँ। तो ये सारे क्या है? शाब्दिक, अशाब्दिक संचार, जिसमें वर्ड्स का यूज़ नहीं होगा और संचार हो जाएगा आपका। अब ये इसका एक और उदाहरण भी ये बोल रहे हैं कि हम इन लोग, ये वाला जो है आपका बॉडी लैंग्वेज वाला, इसको ज़्यादातर यूज़ क्या करते हैं? गूंगे लोगों के साथ, जिनको बोल नहीं पाते, फिर वो हाथ पैरों से इशारे करके बोलेंगे। मानसिक रूप से मंद लोग, जो ऑटिज्म वाले बच्चे हो गए, जिन्हें बात समझ ही नहीं आ रही कि क्या बोल रहे हो आप, तो उनसे हाथों के इशारों से, फेस के एक्सप्रेशन से हम उनसे बात करते हैं। कोई डेफ इंसान है, कोई सुन नहीं सकता, तो हम उससे बोल के क्या उसको सुनाई ही आएगा ही नहीं, तो फिर उनसे बात कैसे करते हैं? इन तरीक़ों से, गेस्चर से, आई कॉन्टैक्ट से, हाथों के इशारों से, टच से, फेशियल एक्सप्रेशन से। जैसे टच का क्या हो रहा है बेटा? जैसे हमने किसी के कंधे पे हाथ रखा है ना, हम उसको क्या है? शाबाशी दे रहे हैं। उसका मतलब क्या होता है? कंधे पे हाथ रख के टच करना। हमने मुंह से कुछ नहीं बोला, बस उसके कंधे पे ऐसे टैप टैप किया यहाँ पे, तो उसका मीनिंग क्या निकलता है? कि हम उसको शाबाशी दे रहे हैं, हम उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है? ये सब यही बता रहे हैं कि चेहरे की अभिव्यक्ति, चेहरे से हम जो फेशियल एक्सप्रेशन करते हैं ना अपने, कि अगर हम किसी को देख के खुश हुए तो हमारे चेहरे पे स्माइल आ जाएगी। किसी को देख के हमें नहीं अच्छा लगा, हमें उसे नहीं देखना, तो हम अपना मुंह साइड कर लेंगे कि हम उसकी तरफ देख ही नहीं रहे, आंखें नीचे कर ली उसको, उसके बाद पे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, मुंह आपने ऐसे बना रखा है कि मतलब पसंद ही नहीं आई उसकी बात, उसका चेहरा ही अच्छा नहीं लगा हमें। तो ये सारी चीज़ इसमें आएगी। चेहरे से अभिव्यक्ति, फेशियल एक्सप्रेशन बहुत मैटर करते हैं, ठीक है। डर वाले एक्सप्रेशन अलग होते हैं, इंसान का चेहरा आंखें लाल हो जाना, ऐसे डर वाला अलग होता है, खुशी वाला अलग हो जाए, है ना। तो ये सारी चीज़ें, आंखों की भाषा, आई कांटेक्ट, आंखें देखो बहुत कुछ बोलती हैं। आंखों का आपको पता है, अगर बड़ी आंखें करके गुस्से में देखो तो वो गुस्सा है, प्यार से बिल्कुल ऐसे आंखें एकदम आपकी सुंदर खूबसूरत झलक रही हैं, वो प्यार वाली लैंग्वेज में हो गया। तो ये कि इसमें आँखों की भी बहुत वो है, अगर हम किसी को इग्नोर करना चाह रहे हो तो तुम अपनी आँखें दूसरी तरफ कर लो कि हम तेरी बात सुन ही नहीं रहे, है ना। ये हो गया। अगर किसी को तुम ये दिखाना चाह रहे हो कि भाई हमें तुझमें इंटरेस्ट है, हम आपकी बात ढंग से सुने, तो आई कॉन्टैक्ट बनाए रखो, सामने उसको देखो कि हाँ हम आपकी बात में इंटरेस्टेड है। तो ये आँखों वाली लैंग्वेज हो गई। शारीरिक भाषा में क्या गया? बॉडी पॉस्चर, जो हमने पूरा भी पीछे देखा कि टच करके, हाथों से समझा के, ठीक है, इस सारी चीज़ों से शारीरिक भाषा में आएंगी, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? बॉडी लैंग्वेज, कि हमारी बॉडी भी बोलती है। देखो ऐसे बोलते हैं कि 60% तो आपका शरीर बोलता है, आप क्या हो ना, आपको बोलने की जरूरत नहीं, आपका शरीर जो है ना, आपकी बॉडी पोस्चर जो है, आपके शरीर का जो ये खड़े होने का तरीका है, कमर को एक झुका के खड़ा हुआ, तो ये कि वो डर रहा है, उसकी कमर ऐसे है तो वो अपने आप को छुपा रहा है, उसको ऐसे फील हो रहा है कि मैं अच्छा नहीं दिख रहा, बाकी लोग अच्छे दिख रहे हैं। ये सारी चीज़ें ना उसके बॉडी के खड़े होने के तरीके से पता चल जाती है। अगर कॉन्फिडेंस बंदा आ रहा है ना, उसकी गर्दन जो है सीधी होगी, कंधे सीधे होंगे, उसके झुके हुए कंधे नहीं होंगे। तो ये कि 60% तो एक इंसान की शरीर ही बोल जाता है कि वो इंसान क्या है। बाकी का जो बचा हुआ 40% है उसका मुंह बोलता है। जब कोई इंसान बोलता है तो उसके बारे में पता चलता है कि वो इंसान क्या है। बोलने के तरीके से, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से कि वो किस तरीके से बोल रहा है, वो आपको बता देता कि वो क्या है। तो ये कि कभी भी किसी को इंसान को जानना है आपको, तो उसे बोलने दो, खुद कुछ मत बोलो, अपनी बातें मत बताओ, उसको बुलाओ, उसको बोलने दो। एक दो बार में तो देखो सब मीठे बनते हैं, कोई अपनी पूरी बात तो बताएगा नहीं कि वो क्या है, क्या उसका नेचर है, व्यवहार है। सच्चाई 4-5 के बाद में पता चलेगी। शुरू शुरू में तो सब यही बोलेंगे कि हम अच्छे, अपनी कौन बुराई करता है। बट ये धीरे 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 इंसान जब बोलता है तो अपने बारे में वो बता देता है कि मैं क्या हूँ। 60% आपका इसमें रोल किसका? बॉडी का, कि उसका कपड़े पहनने का तरीका, उसके हाथ पैर, उसकी स्किन कैसी है, वो तो उसके बारे में बता देगा वो। बचा 40% उसका मुंह बता देगा, जो वो बोलेगा अपने मुंह से। तो ये कि बॉडी लैंग्वेज क्या है, बहुत बार बहुत सारी चीज़ें बताती है कि वो कैसी फीलिंग में, उसको भयभीत फील हो रहा है, क्रोधित फील हो रहा है, गुस्से में हो रहा है, उसके हाथ ऐसे हो जाएंगे, गुस्से में होता है ना, मुट्ठी बंद करना, तो वो ना गुस्से में आके वो बंदा ईर्ष्या में जल रहे हैं तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन अलग हो जाएंगे। द्वेषु है, प्यार में है, स्नेह में है। शारीरिक भाषा हालांकि कुछ हद तक सार्वभौमिक और सामान्य लगती है। बॉडी लैंग्वेज देखो, तुम बहुत डीप अगर समझो बॉडी लैंग्वेज तो समझ आएगी, लेकिन नॉर्मल ऐसे सब
चल रहे हैं रोड पे, सबको से नॉर्मल लगता है ऐसा, बट ये कि एक्सट्रीम लेवल पे आपको पता चल जाती है कि वो उस इंसान के चेहरे से, उसके हाथ पैर से, उसके बैठने के तरीके से पता चल जाता है ना, कि अगर डर रहा है तो ऐसे झुक के डर के बैठेगा, कॉन्फिडेंस तो एकदम सीधा बैठेगा। ये सारी चीज़ें इसमें बॉडी लैंग्वेज में है कि शारीरिक भाषा जिसे कहा जाता है। ध्वनि प्रातिक संकेती कोड भाषा, सांकेतिक कोड भाषा ये वाली जो कि इनके लिए यूज़ होती है जिनको सुनाई नहीं देता है ना, क्योंकि उनको वर्ड्स नहीं पता, हम जो बोल रहे हैं ये भाषा उन्हें नहीं पता, तो उनसे फिर इस वाली लैंग्वेज में बात की जाती है। ठीक है, ये वाली भाषा। ठीक है, ध्वनि प्रतीकों की, मतलब उसको समझाया जाएगा इन सारे अल्फ़ाबेट्स वगैरह से, इनके पूरे अल्फ़ाबेट्स बने होते हैं जो हमें समझ नहीं आते उन्हें आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने तो ये वाली लैंग्वेज सीखी हुई है, उनको ये वाली लैंग्वेज शुरू से बचपन से सिखाते हैं, उन्हें ये वाली भाषा समझ आती है पूरी आराम से। हर एक वर्ड का, एक अल्फ़ाबेट का एक मीनिंग होता है, तो पूरे पूरे अल्फ़ाबेट बना के उनको समझाया जाता है कि क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये भी है इसमें सांकेतिक कोड भाषा और लिखित संचार। अब ये तीसरा वाला, दो हो गए आपके। पहला क्या था आपका मौखिक संचार, दूसरा क्या था अशाब्दिक। अशाब्दिक में सारी चीज़ें आ गई, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज आपकी, कोड भाषा जिसमें सिर्फ हाथों को हिला के कोड से बात की जाएगी, जो लोग बेचारे सुन नहीं सकते उनके लिए होती है वो। ठीक है, संकेतों से होगा, चिन्ह बना के, फोटो बना दी, फोटो दिखा दी, ऐसे चिन्हों से उन्हें बताया जाएगा। ये सब हो गए अशाब्दिक के। अब थर्ड वाला आपका आ रहा है लिखित संचार, जो सबसे बड़ा इसका उदाहरण क्या है, सोशल मीडिया वाला। क्या आप अपने मैसेज लिख के भेज देते हैं जिसको भी आप अपनी बात कहना चाह रहे हैं। ठीक है, लिख के बात होगी। दूसरा क्या, पत्र, पत्रिकाएं, सारे लेटर वगैरह, ये सब लिखित संचार में। ठीक है, लेकिन यह मौखिक संचार से इतना अलग है कि इस रूप में अपना अलग प्रकार मिलता है, ये बिल्कुल अलग है। लिखित में आप क्या कर रहे थे कि आप लिख के बोलेंगे, और मौखिक में क्या है, मुंह से बोलेंगे, तो दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, यह संचार के सबसे भरोसेमंद प्रकारों में से एक है, भरोसेमंद में। ठीक है, क्योंकि देखो बोली गई बात की कोई वैल्यू नहीं होती, बंदा पलट जाता है, होता है ना कि उसने ये बोला था पर अब वो पलट गया। पर ये लिखी हुई बात को पलटा नहीं जा सकता, क्योंकि एक बार लिख दिया तो लिख दिया, तुमने एक पत्र लिख के भेज दिया तो वो पत्र उसके बाद चला गया, अब तुम उसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि तुम उसे चेंज कर दोगे, वो गया पत्र। ठीक है, लेटर तुम्हारा गया। मैसेज में भी देखो 15 मिनट का टाइम है, आप अगर डिलीट करके उसको चेंज करना चाह रहे हो तो 15 मिनट का टाइम होता है एडिट करने का। मैसेज 15 मिनट बाद वो मैसेज डिलीट भी नहीं होता, ना उसे एडिट करने का ऑप्शन होता है। तो ये भरोसामंद माना जाता है, क्यों, क्योंकि रखे जाते हैं, इनको संभाल के रखा जा सकता है। जो पत्र पत्रिकाएं वगैरह, बुक्स वगैरह, संचार के माध्यम, ये सब जो है इनमें, इनको आप सालों साल तक संभाल के रख सकते हैं। लेकिन बोली गई बातों को कैसे संभाल के रखेंगे? एक इंसान ने दूसरे इंसान से बात की, अब वो चला गया, आने वाले समय में ये दोनों इंसान जब नहीं होंगे यहाँ पर, तो इनकी इस बात की भी कोई वजूद ही नहीं रहेगा, ये ख़त्म हो जाएगी बात, यहीं की यहीं रह जाएगी। लेकिन भरोसेमंद और इम्पॉर्टेंट इसको माना जाता है लिखित को, क्योंकि ये संजो के रखी जा सकती है, संभाल के आपकी रखी जा सकती है, भरोसेमंद भी होती है। यह मूल रूप से लिखित रूप से सूचना को भेजने या प्राप्त करना है। ठीक है, लिखित रूप से सूचना को भेज रहे हो या आप प्राप्त करो। लिखित संचार के द्वारा लिपि, टाइप, कई की गई चीज़ों के रूप में लिया जाता है। लिपि है मतलब लिख के बता रहे हो आप, या टाइप करके अपने फ़ोन में टाइप किया और आपने सेंड कर दिया, जैसे पत्र, ईमेल, नोट्स, टेक्स्ट, ब्लॉग, किताबें, परियोजनाएं, वास्तव, बिल बोर्ड इत्यादि। ये सारी चीज़ें किस में आ रही है? लिखित संचार में। क्या आपने बिल बोर्ड पे लिख के बता दिया, स्कूल कॉलेज में लगा हुआ होता है ना बुलेटिन बोर्ड जो आपका होता है, उस पर आपने लिख के बता दिया, मुँह से तो कुछ बोला नहीं, लिख दिया, बच्चे आके पढ़ लेंगे अपने आप। ऐसे उदाहरण के लिए एक शिक्षक छात्रों के ज्ञान परीक्षण करने के लिए लिखित असाइनमेंट की व्याख्या कर सकता है। असाइनमेंट जो होंगे ना वो भी इसी में आएंगे, कि आपको लिख के बताना कि आपके पास कितनी नॉलेज है, आपको सब्जेक्ट के बारे में क्या पता, आप लिख के दे दो, मुंह से नहीं बोलना। अगर मुंह से बोलोगे तो उसको ओरल टेस्ट कहलाता है वो। ठीक है, जटिल जानकारी के लिए, व्याख्या के लिए इन सब चीज़ों का यूज़ किया जाता है, नोट्स वगैरह, ये सब इसमें आ रहा है लिखित में। आसान है। ठीक है, तीनों ये जो बेटा आपका इंपॉर्टेंट है, तीनों मैंने बता दी, तीनों आसान है। इसके एक एक उदाहरण लिख दो और ये है क्या ये बता दो, इतना बहुत होगा। ठीक है, कक्षा में संचार की स्थिति, अब क्लासरूम की बात करेंगे। क्या कर रहे हैं बेटा, ये संचार को डीप में समझाने के लिए एक उदाहरण टाइप्स ले लेंगे, क्लासरूम की बात करेंगे। तो ये क्या, शिक्षक प्लस कक्षा संचार, एक पूरी क्लास की एक शिक्षक, शिक्षक कौन होता है? टीचर। टीचर बात करिए पूरी क्लास से, 50 बच्चे बैठे हैं, 50 के 50 बच्चे इसकी बात सुन रहे हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा? शिक्षक क्लास संचार, कक्षा संचार, जिसमें क्या होगा, एक बंदा बोल रहा है, बाकी के सारे बंदे सुन रहे हैं, और है क्या माध्यम इनका? मौखिक संचार, मुंह से बोल रहा है। अब ये क्या है? शिक्षक छात्र संचार, कि शिक्षक जो आपका टीचर है किससे बात कर रहा है? छात्र से बात कर रहा है, शिक्षक छात्र से बात कर रहा है, ये हो गया इसका। अब छात्र शिक्षक संचार, कि जो छात्र है, ये वाला जो बच्चा है आपका, ये छात्र किससे बात कर रहा है? शिक्षक से, ये भी संचार का रूप है। तो ये सारे इसके रूप बता रहे हैं कि कैसे कैसे इसका वो होता है। क्या बेटा, छात्र छात्र संचार। अब टीचर गया,
बच्चे बच्चे ही आपस में बात कर रहे हैं आपस में, ठीक है। छात्र कक्षा संचार, छात्र बात कर रहा है पूरी कक्षा से। एक बच्चा प्रेजेंटेशन अगर दे रहा है तो वो पूरी क्लास से बात कर रहा है। टीचर अगर नहीं है तो बच्चे बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। तो ये क्या, संचार के अलग अलग रूप बता रहे हैं कि कैसे कैसे इसमें होते हैं। इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। बुक में दिया हुआ है इसलिए एक बार इसको समझा दिया। और ये है क्या, उदाहरण ही है। अगर आपको उदाहरण लिखना तो आप इसमें लिख सकते हो कि संचार के ये सारे उदाहरण में डाल सकते हो आप इसको। बाकी कक्षा में प्रभावी संचार के लिए रणनीतियाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक वो प्रकार वाला इंपॉर्टेंट है, कितने प्रकार है, तीनों बताने होंगे, वो इंपॉर्टेंट। और दूसरा रणनीति वाला, कि आपको अगर आपका संचार जो है, आपकी जो ये स्पीच है, बोलने का जो तरीका, स्किल है जो आपकी कम्युनिकेशन, इसको अगर ढंग से बनाना है, इसको एकदम परफेक्ट होनी चाहिए आपकी, तो इसमें कैसे क्या क्या रणनीति हो सके, क्या क्या स्ट्रैटेजीज आप यूज़ कर सकते हो। सहायक संबंधों के साथ एक सुरक्षित अधिगमन वातावरण। अब देखो, इन्वायरमेंट का आपकी स्पीच पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। क्या, कहाँ हो आप। जैसे आप अपने घर में हो, खुल के बोलोगे, कोई आपको रोक नहीं सकता, जो मर्जी बोलो आप, आपका घर है वो। क्यों? क्योंकि संबंध अच्छे हैं, आपको कोई डर नहीं है, ठीक है। बाहर जा रहे अनजान लोगों के बीच अजीब सा फील होता है, यार बोला नहीं जा रहा, हेजिटेशन, अजीब सी हेजिटेशन होती है आपको। बाहर जाके अलग सा ही होता है कि अनजान लोग हैं, कोई संबंध है ही नहीं, हम जानते नहीं। तो क्या होता है, चुप रहते हैं लोग, कम से कम बोलते हैं, ठीक है। तो ये, अब इसका ये एक और उदाहरण दे रही, जैसे मैंने आपको घर का उदाहरण दिया ना, कि आप अपने घर में खूब अच्छा बोलते हो लेकिन बाहर नहीं बोल पाते। क्यों? क्योंकि संबंध नहीं है किसी से, आपको डर लगता है ना, अंदर से फील होता है कि भाई क्या, कैसे बोलना, बात करनी नहीं आ रही। तो ये इसी का उदाहरण दे रहे हैं कि यह साबित हो चुका है कि छात्र और शिक्षकों के बीच में सहायक संबंध, सहायक मतलब एक सहायता वाली फीलिंग होती है ना, जैसे दोस्तों के बीच में होती है कि मैं तेरी हेल्प करूंगा, तू मेरी हेल्प करेगी, सहायता वाली फीलिंग। ऐसे संबंध अगर कक्षा में बने रहे तो ये क्या होगा, छात्र के लिए एक सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब छात्र समर्थित महसूस करता है, कि उसको फील होता है ना, भाई टीचर मेरे पक्ष में है, टीचर मेरे खिलाफ नहीं है, तो फिर वो बच्चा ना आके अच्छी से अच्छी प्रेजेंटेशन दे के जाएगा। 50 क्या, क्लासरूम में 100 बच्चे क्यों ना हो, वो बच्चा, जो एक बच्चा प्रेजेंटेशन दे रहा है ना, वो डरेगा नहीं। क्यों? क्योंकि संबंध अच्छे हैं। यहाँ उसके दोस्त बैठे हुए हैं, टीचर ने भी समर्थन कर दिया। अगर टीचर प्रेजेंटेशन स्टार्ट होने से पहले ये बोल दे कि बेटा कोई बात नहीं, डर मत, जो भी होगा होगा, मैं कोई वो नहीं, मार्क्स तेरे काट दूंगी नहीं, तुझे जैसा प्रेजेंटेशन दे ले, मैं बीच में टोकूंगी नहीं, ना तेरी इंसल्ट होगी, जो तेरे मन में तो बोल रहा। अब ये इससे क्या है, समर्थन मिल गया, समर्थन महसूस हो गया, एक संबंध स्थापित हो गया कि ये जो टीचर है वो मेरे पक्ष में खड़ी है, विपक्ष में नहीं है। फिर क्या होता है, बोला जाता है। तो ये कि हमारे संचार पर इस बात का बड़ा प्रभाव पड़ता है कि हम हैं कहाँ, वातावरण कहाँ है। घर में बोलने का तरीका अलग होता है, बाहर बोलने का तरीका अलग होता है, अनजान लोगों से बोलने का तरीका अलग होता है, दुश्मनों से बात करने का तरीका अलग होता है। तो ये कि जो तरीके बदलेंगे, इसके बारे में इन्होंने बोला है, जिसका नाम क्या है, सुरक्षित अधिगमन वातावरण। नेक्स्ट है आपका सामूहिक कार्यों की अधिकता। सामूहिक कार्य, अगर आप ग्रुप में काम करोगे तो बेहतर होगा। शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज पे भी इन्होंने बात की है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप क्या बोल रहे हो, आप क्या हो, उसको आपकी बॉडी आपसे ज़्यादा अच्छा बता देती है। अगर कहीं भी जा रहे हो प्रेजेंटेशन देने, प्रेजेंटेशन का ले रही हूँ उदाहरण, अच्छे कपड़े नहीं पहन के गए, ढीले ढाले, तुम्हारे खुद के साइज़ के कपड़े नहीं है, ढीले कपड़े, साफ सुथरे कपड़े पहन के तुम नहीं गए, तुम्हारी प्रेजेंटेशन को सुनेगा ही नहीं, किसी को इंटरेस्ट आएगा ही नहीं। क्योंकि शरीर पे जो कपड़ा पहना हुआ है ना, वो दिखता है पहले। तुम क्या हो ये बाद में बताओगे, पहले तुम्हारा चेहरा कैसा है ये बता देगा आधी चीज़ें, बाकी आपने कपड़े क्या पहने हैं वो। और देखो बेटा, ये बात है कि दुनिया मुंह देख के तिलक करती है, तुम कैसे दिख रहे हो ये पहले, इंसान सबसे पहले अगर किसी चीज़ से जज करता है ना सामने वाले इंसान को, उसके कपड़े होते हैं, उसके कपड़े, उसके हाथ पैर, उसका चेहरा कैसा दिख रहा है। चेहरे पर ग्लो होना चाहिए, ये नहीं आपके होठ ड्राई हो रहे हैं, आपके लिप्स फुल ड्राई हो रहे हैं, मॉइस्चराइजर नहीं लगा हुआ, स्किन ड्राई हो रही है। तो ये कि मतलब इंसान देख के फटाफट जज कर लेता है, सर से पाँव तक देखते हैं सबको। तो ये कि शारीरिक भाषा, कि आप खड़े कैसे हैं, आप इस तरीके से बैठे हुए हों या ढंग से बैठे हुए, आपके पैर कैसे हैं, आपके हाथों का पॉस्चर क्या है, कमर झुका के बैठे हुए हो, ये सारी चीज़ें इनमें इंक्लूड होंगी। कि कोई अगर घमंडी व्यक्ति होगा तो वो ऐसे खड़ा होगा, अपने पैरों को ऐसे करके, टेबल पे पैर रखे खड़े बैठ रहे हो आप, क्या आपने पैर अपना टेबल पे रख दिया, तो ये तो फिर के मतलब बहुत घमंडी इंसान है, टेबल पे उसने पैर रख दिए। किस तरीके से तुम खड़े हो ये भी डिफाइन करता है कि आप किस उसमें हो। सामूहिक कार्य की अधिकता, जिसमें क्या होगा, आपका ग्रुप में बैठ के आप क्या करोगे, वर्क करोगे, टीम वर्क जिसे कहा जाता है, टीम वर्क किया जाएगा। इससे क्या है, आपकी जो ये संचार की जो आपकी प्रेजेंटेशन है, आपको कुछ बोलना है, उसमें आपको हेल्प मिल जाएगी।
टीम वर्क क्या है? सामूहिक चर्चा, कक्षा के अधिक आरामदायक वातावरण बनाने के लिए योगदान करता है। ठीक है, संचार अगर आप करना चाह रहे हो तो टीम वर्क में अगर करो तो ज़्यादा बेहतर माना जाएगा, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको विचारों की साझा करना, आप अपने बात बोल पाओगे, सारे मिलके अगर आप कंट्रीब्यूट करेंगे, हमें ये सही लग रहा है, ये सही लग रहा है, तो ज़्यादा बेहतर होगी आपका संचार। आपकी रणनीति यही है कि अगर आप आपको कोई प्रेजेंटेशन देनी है, तो अगर आपने टीम में वो प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर किया है, टीम ने मिलके बनाई, तो ज़्यादा बेहतर होगी वो, अकेले इंसान के बनाने से ज़्यादा अच्छी होगी वो। क्योंकि सबके विचार होंगे उसमें, क्या सही है क्या गलत, तो ज़्यादा होगा। बॉडी लैंग्वेज वाला मैं आपको पूरा समझा चुकी हूँ कि आप जब भी कुछ भी बोलने जाओगे, आप कैसे दिख रहे हो, आपकी अपीयरेंस कैसी है, वो बहुत बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। आपके कपड़े कैसे, आपके बाल कैसे, हाथ पैर कैसे, ये हाथों का तरीका क्या, आपके हाथ कैसे हैं, कंधे झुके हुए हैं वो ऐसे हैं, कपड़े ढीले डाले, ये सब चीज़ें बहुत प्रभाव डालती हैं। ठीक है, सक्रिय श्रवण। अब देखो सक्रिय क्या श्रवण क्या है कि सुनने की भी तो क्षमता हो। तो ये कि आपने अगर गलत सुन लिया, मान लो आप एक इंटरव्यू में हो, आपको बोलना है, तो आपको ये दिखाना कि मेरे कितनी अच्छी स्किल्स है बोलने की, है ना, आप अपने को ये दिखाओगे। लेकिन जब आपसे पैनल माने जो बैठे होते हैं सामने, जो क्वेश्चन पूछते हैं, उसने क्वेश्चन पूछा बट आपने सुना ही नहीं इस ढंग से, आपको सुना ही आया ही नहीं, तो फिर आप क्या करोगे? तो ये कि आपको गुड लिसनर होना भी ज़रूरी होता है। तो ये बोल रहा है कि संचार सुनने के घटक को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर आप संचार को अच्छा स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हो तो आपको सुनना भी आना चाहिए ढंग से। तो यही बोल रहा है कि ये गलत फहमियों का 60% से अधिक खराब सुनने की परिणाम होता है। कि आपने गलत फहमी अगर आपको हो रही है ना कि भाई मैंने तो ये सुना था, वो क्यों? क्योंकि आपने गलत सुना था, आपकी गलती है, आपको सुनना नहीं आता। जब सुनने की बारी थी तब आप कुछ सोच रहे थे, आप ख्वाबों में खोए हुए थे, या अपने दोस्त से बात कर रहे थे, आपने ढंग से सुना नहीं। बाद में क्या दिक्कत आती है कि ये वाली चीज़ तो ऐसे थी ही नहीं, फिर आपको लगता है ये गलतफहमी हो रही मुझे। फिर ये कि आपको ढंग से सुनना, अगर आप बोलना चाह रहे हो ना, अगर आप चाहते हो कि मैं अच्छा बोलूँ, तो पहले आपको अच्छा सुनना पड़ेगा। जो इंसान जैसा सुनता है वो वैसा ही बोल सकता है। तो अच्छा बोलने के लिए अच्छा सुनना पड़ेगा पहले। ठीक है, अच्छे लोगों की जीवनी हो गई, अच्छे लोगों की बुक्स हो गई, वो सब सुननी पड़ेंगी ना, पढ़ो या सुनो। अब ये क्या फीडबैक, कि कैसा आपको फीडबैक मिल रहा है। फीडबैक का मतलब क्या होता है बेटा? आपने कोई प्रेजेंटेशन दी, उसके बाद जो आपको रिस्पॉन्स मिला, ठीक है, जैसे जैसे कि हमने ऊपर की चर्चा में प्रक्रिया कक्षा में संचार का एक महत्वपूर्ण घटक देखा। हाल के वर्ष में फीडबैक पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अध्ययन हुए हैं। फीडबैक क्या आ रहा है, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, तो उस रिस्पॉन्स से आपको ये वाली बात पता चल जाएगी भाई मेरे इसमें क्या दिक्कत थी। मैं, है ना, जैसे मान लो मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, मैंने ये डिसाइड कर रखा था मुझे पढ़ाना ही है, मेरा इसी में इंटरेस्ट है, मैं ये करूँगी वाली की चीज़, क्योंकि मुझे पता था मेरा फीडबैक बहुत अच्छा आया था कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ। मैं अपने दोस्तों को पढ़ाती थी पहले बचपन में मतलब स्कूल्स में, अपने स्कूल कॉलेज में मैं दोस्तों को पढ़ाती थी, तो मेरे दोस्तों के साथ फीडबैक बड़ा अच्छा आता था कि भाई तू बड़ा अच्छा समझाती है। टीचर समझा के जाते थे, उनकी बात आ नहीं रही समझ, तू 5 मिनट समझाती है, आ जाता हम सारे पास। तो ये मेरे पास फीडबैक अच्छा आए हुए थे। उसके बाद मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, फिर मेरे पास फीडबैक आने लग गया कि मैम आपकी ना आवाज़ थोड़ी धीरे है, आप थोड़ा तेज़ बोलो। तो मुझे वाली बात पता चली ना कि मैं पढ़ा तो अच्छा रही हूँ, बस दिक्कत कहाँ आ रही है, मैं थोड़ा धीरे बोलती हूँ। देखो हर इंसान का नेचर होता है, मैं चीख के नहीं बोल सकती, मैं तेज़ नहीं बोलती, मैं थोड़ा धीरे बोलना पसंद करती हूँ। मेरी ये नेचर में ही है कि मैं इतना तेज़ नहीं बोलती, मैं धीरे बोलती हूँ। तो ये वाली चीज़ को मैंने ठीक कैसे किया, मैं क्या करूँ, मैं अपने अब आवाज़ को तेज़ कैसे करूँ कि मेरी आवाज़ तेज़ हो जाए। मैं चिल्ला के कैसे बोलूँ? चिल्ला के मैं बोल ही नहीं सकती, क्योंकि देखो पूरे दिन बोलने का काम है, पूरे दिन शूट करना होता है, आधा दिन ट्यूशन पढ़ाना होता है, आधे दिन कोचिंग सेंटर में पढ़ाना होता है, पूरा दिन ऐसे बीतता है हमारा। तो ये कि अगर पूरे दिन अगर एक बंदा बोल रहा है तो वो चिल्ला के देखो बोल भी नहीं सकता, हम उस वाली चीज़ को चेंज नहीं कर सकते। तो ये कि अब मैं इसका क्या कर सकती हूँ, मैंने ये रिस्पॉन्स देखा कि मेरे रिस्पॉन्स में आ रहा है कि मेरी आवाज़ थोड़ी धीरे है, मैं इसको तेज़ कैसे करूँ? इसको तेज़ किया जा सकता है माइक से। सबसे पहले मैंने माइक मंगाया, उसके बाद मैंने एडिटर्स की हेल्प ली कि आप लोग मेरी आवाज़ को थोड़ा तेज़ कर दो, इसको बूस्ट आप कैसे कर सकते हो? क्योंकि देखो टेक्निकल के बारे में मुझे पता नहीं, मैं अपनी पढ़ाई में किताबों में रहती हूँ, मेरी किताब है और मेरा ये शूट का काम, मैं सिर्फ शूट का काम करती हूँ। बाकी का ये जो एडिटिंग का काम है वो एडिटर से करवाती हूँ कि इसको आप आवाज़ को तेज़ कर दो, ठीक है। तो ये कि आपका जो ये स्किल है, जो आपकी बोलने की ये तकनीक है कि आप मुश्किल चीज़ को भी आसान करके समझा देते हो, आप बता देते हो, ये सारी जो चीज़ें ये कब होगी? जब हमें अच्छा फीडबैक मिले, हमें रिस्पॉन्स तो मिले कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। देखो और इसमें क्या है, हेटर्स आएंगे सबसे पहले, क्योंकि जो हेटर्स होंगे ना वो ढूंढ ढूंढ के कमियां निकाल लेते हैं। जो भी आपके संचार में, आपके इसमें बोलने की जो आपकी ये है प्रक्रिया, इसमें जहाँ गलती होगी ना, वो हेटर जो भी बैठा होगा ना, वो उस कमी को निकाल के आपको सामने रख देगा कि ये कमी है, फिर आप उस कमी को सुधार लो।
यही तो करेंगे। तो ये कि कहीं ना कहीं हेटर्स का होना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि वो हमारी कमियाँ सारी बता देते हैं कि ये कमी आ रही है तुम्हारे काम में। तो ये रखो 10-15 हेटर्स भी होने चाहिए जो हमारी कमियाँ सारी बता दें, क्योंकि हमें खुद को कमी दिखती नहीं है। इंसान की आदत है कि ये उसका व्यवहार है, उसे सारी अच्छी चीज़ें दिखती हैं, उसे सारी अच्छी चीज़ें देखनी है। जो गलतियाँ कमियाँ वो हेटर्स बता देते हैं, ठीक है। ये वाला हो गया फीडबैक, इसलिए इंपॉर्टेंट है आपका। अभी क्या बेटा, हास्यवृत्ति। हास्यवृत्ति क्या है? हंसना। देखो अब एक टीचर आ रही है, एक टीचर का पीरियड लगा, पहला पीरियड टीचर का है, वो आके भाई सब गुस्से में चिल्ला रही है, चीख रही है, अपना गुस्सा बच्चों पे उतार रही है, चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रही है, डांट के पढ़ा रही है। कौन उसको उसकी बात को पढ़ना चाहेगा? कौन उसकी बात सीरियसली लेगा? मन करेगा पढ़ने का? बताओ। अब दूसरा पीरियड, सेकंड पीरियड लग रहा है, एक टीचर का ऐसी कहा, जो मेरी जैसी टीचर है, जो कि बहुत अच्छी है, जो पढ़ा रही कैसे है, एकदम खुशी से हंसा हंसा के, ठीक है, हंसी वाली चीज़ों का उपयोग करके बीच में एक चुटकुला बोल दिया, बच्चे परेशान हो रहे, बोर हो रहे, बहुत बड़ा पीरियड है, बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है ही नहीं वो टॉपिक, तो हंसा दो बच्चों को, बीच में कुछ ऐसा बोल दो कि एक माहौल क्रिएट हो जाए, ठीक। तो यही बोल रहे हैं कि हास्य वृत्ति का उपयोग करके सिखाने के, आत्म प्रेरणा की, छात्रों के शिक्षकों के बीच सकारात्मक संबंध बनते हैं। अगर टीचर हंस के बात बोल देना, देखो हर इंसान को हंसता हुआ खिलता हुआ चेहरा ही अच्छा लगता है। किसी गुस्से में आई हुई टीचर, तो गुस्से में आके पता नहीं क्या, पता नहीं किस बात का गुस्सा निकाल रही थी बच्चों पे, किसी को टीचर अच्छी लगेगी। तो ये कि ये वातावरण को सुधारने में, अगर आप जाके एक प्रेजेंटेशन दे रहे हो ना, और हंसते हुए चेहरे के साथ दिया आपने प्रेजेंटेशन, खुशी से दिया, आपके चेहरे पे पॉजिटिविटी है, लोग सुनेंगे। क्योंकि जो ऑडियंस बैठी होती है ना, वो हमेशा अच्छे इंसान को ही सुनना पसंद करती है, जिसके चेहरे पे एक अच्छी मुस्कान हो। गुस्से में आया हुआ इंसान या दुखी इंसान, रो रहा है इंसान, उसको क्यों लोग सुनना पसंद करेंगे? रोते हुए इंसान को फिर भी एक टाइम को थोड़ा वो एक भावना थी कि यार, अरे यार बेचारा परेशान है इसलिए सुन लो थोड़ा। लेकिन ये कि गुस्से वाले को तो कोई नहीं सुनना पसंद करेगा। तो बेहतर यही है हास्य वृत्ति का उपयोग किया जाए। जब जब बीच में एक दो चुटकुले आते हैं ना, तो अच्छे लगते हैं। ये लिखा ना, चुटकुलों का उपयोग किया जाए, बच्चों को हंसा दो, बीच में कुछ बोल दो, ऐसे तरीकों से पढ़ाओ, ऐसे तरीके से अपनी बात बताओ तुम, कि सामने वाले को बोरियत बिल्कुल फील ना हो, उसको ऐसा फील ही ना हो कि हम पढ़ रहे हैं, उसको ऐसा फील हो कि हम बात कर रहे हैं, कि मैं जैसे आपसे बात कर रही हूँ, ऐसे समझा दो तुम, बच्चा खुश होके जाएगा और थैंक यू जरूर बोल के जाएगा कि मैम बड़ा बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं, मैम थैंक यू सो मच, आप सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हो, ये भी पढ़ा दो, आप ये भी पढ़ा दो। जो यही फ़र्क पड़ता है इंसान का, जो उसका वो क्या कैरेक्टर है, उसका क्या नेचर है, उसके बोलने के तरीके से पता चल जाता है। कोई गुस्से वाला इंसान पढ़ा रहा है, उससे कौन पढ़ना पसंद करेगा? कोई उससे क्या ही, उससे बोलने पसंद नहीं करेगा, भाई ये इतना गुस्से में चिल्ला चिल्ला के डांट के पढ़ा रहा है, इससे क्या क्वेश्चन पूछे? माहौल तो खराब होगा ना। अगर टीचर अच्छा है, प्यार से पढ़ा रहा है, हंस के पढ़ा रहा है, तो बच्चा आगे से खुश होगा कि हाँ ये इसका नेचर अच्छा है। फिर वो बच्चों से जाके क्वेश्चन नहीं पूछ लेगा, भाई हमें ये समझा दो, ठीक है। तो ये कि मेरा नेचर अच्छा है, मेरे लिए ऐसे ना सोचिएगा, मेरा काफ़ी अच्छा नेचर है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कभी भी पूछ सकते हैं। मैं हमेशा अपनी हर वीडियो के एंड में ये बात बहुत बार बोलती हूँ कि अगर ना समझ आ रहा हो तो कोई बात नहीं, वीडियो को आप रिपीट में देख लो, तब भी ना समझ आता मुझे कमेंट बॉक्स में आराम से पूछ सकते हैं। मैंने अपनी इंस्टा की आईडी दे रखी है, मैं वहाँ पे सबके रिप्लाई देती हूँ, ठीक है। कभी मैंने किसी को कोई डांटा नहीं है। अब ये तकनीकी कौशल में क्या है, कंप्यूटर यूज़ कर लो, वीडियो को यूज़ कर लो, आप अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हो, अपना संचार को अपना बेहतर बनाने के लिए ऑडियो को यूज़ करो। क्या आपने कोई GIF लगा दी है ना, अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए आप अच्छी सी PPT बना दी आपने, बहुत अच्छी, आपने हाईटेक ग्राफिक का यूज़ कर दिया। टेक्नोलॉजी की जो जो चीज़ें, उनका उपयोग करके ज़्यादा बेहतर होता है। जैसे मैंने एक पिक्चर लगा दी यहाँ पे, इससे आपको आधी से ज़्यादा चीज़ समझ आएगी कि फीडबैक क्या है ना। जितनी ज़्यादा ग्राफिक होती है, जितनी ज़्यादा अच्छी, ज़्यादा PPT जितनी अच्छी बनी होती है, वो उतनी ज़्यादा PPT का होती है बेटा, जिससे पढ़ा रही हूँ मैं, जो स्लाइड है ये PPT होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का अगर उपयोग करते हैं, तो आपका ये जो संचार का ये आपका कौशल ये बेहतर ही होता है ना। अगर मैं खड़ी होकर क्लास में पढ़ा रही हूँ, मेरे पास कोई PPT नहीं है, मैं सिर्फ ऐसे ही मुंह से बोल के समझा रही हूँ, एक ये चीज़। एक देखो बेटा, क्लास के अंदर मैं खड़ी होकर पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मेरे पास हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं ऐसे क्लास में चौक वाला होता है ना, ब्लैक कलर का बोर्ड होता है, चौक से समझा रही हूँ वो। और दूसरी तरफ ये वाली PPT है आपकी, जिसमें आपके पास, आप अपने घर में आप बैठे हुए मस्त बेड पे, आपके हाथ में एक रजिस्टर है जिसमें आप नोट्स लिख रहे हो, और मैं कैसे पढ़ा रही हूँ, एक डिजिटल फॉर्म में, जिसमें आपको ग्राफिक्स भी दिख रही है, क्या चीज़ कैसे, आपको पूरी बात समझ आ रही है, ठीक है। ये ज़्यादा बेहतर है कि वो ज़्यादा बेहतर है? तो ये कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप इन सब चीज़ों को बेहतर बना सकते हो, ठीक है। और ये इस बात का एक और उदाहरण ये भी है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, उनकी बुक्स देखो आप, कितनी ज़्यादा फ़ोटोज़ होती है उसमें, है ना। तो ये कि जितनी ज़्यादा फ़ोटोज़ होती है ना, जितनी ज़्यादा किताब के अंदर चित्र वगैरह होते हैं, रंगीली किताबें, कलर्स वगैरह होते हैं, वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, वो बेहतर लगते हैं देखने में, ऐसी ब्लैक बुक के उसमें।
क्योंकि आपकी सोल वगैरह की बुक्स जो हैं सारी ड्यू वगैरह को तो पूरी ब्लैक, उसमें कोई फ़ोटो नहीं, इसलिए बच्चे को पढ़ने का मन नहीं करता। तभी वो यूट्यूब पे आते हैं कि हमें कोई और पढ़ा देगा जो ढंग से पढ़ाएगा, और हमें ये कि इतनी ऐसी ब्लैक एंड वाइट बुक नहीं देखनी पड़ेगी, वो सब अच्छी लगता है। तो ये देखिए टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अगर आप ग्राफिक डालो तो आपकी जो प्रेजेंटेशन वगैरह वो इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। पूर्ण सटीकता, अब सटीकता क्या होती है बेटा, एक्यूरेट होने चाहिए आप। मान लो आप प्रेजेंटेशन देने गए, बीच में गलत गलत शब्द बोल दिए, बार बार बीच में फंबल हो रहा है, फंबल मतलब गलत वर्ड बोल रहे हैं ना, कि वर्ड स्लिप हो गई, वो होता है ना, टंग स्लिप हो रही बार बार, ये सब चीज़ें ना हो। आपने गलत, अगर एक बार आपने कोई गलत एक इन्फॉर्मेशन दे दी ना, पूरी क्लास के सामने आपकी इंसल्ट हो जाएगी कि भाई ये गलत पढ़ के आया है, इसने या तो पढ़ा नहीं है, इसे खुद को नहीं पता। तो ये आपकी इमेज ख़राब होने में 1 सेकंड का समय नहीं लगता। जो आपने इमेज पिछले पता नहीं कितने सालों में बनाई होगी ना, वो ख़राब होने में सेकंड्स का टाइम लगता है। वो गलती कहाँ होती है, आपने गलती कर दी, सटीकता नहीं रखी, जो भी आपका टॉपिक है, जो भी आप बोल रहे हो वो आपने ढंग से नहीं बोला। तो ये क्या, आपको बोलते वक्त ध्यान रखना कि क्या आप बोल रहे हो, शब्दों पे पकड़ रखो। कुछ ऐसा मत बोल देना कि तुमसे लड़ने आ जाए लोग। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं देखने की, कि एक अगर सच में संचार के लिए एक स्किल्ड बंदा खड़ा है ना, वो सारी चीज़ों को इनको देखते हुए चलेगा कि वो क्या करेगा, क्या क्या फीडबैक आए थे पिछली बार, उसका वो ध्यान रखेगा कि मुझे अब क्या गलती नहीं करनी। हास्यवृत्ति रखेगा, वो हंसे वाले चेहरे के साथ आएगा, एक स्माइल के साथ आएगा, और अच्छे तरीके से आएगा। बीच में चुटकुले वगैरह बोल देना, माहौल को वो लाइट रखेगा, तकनीकी कौशल रखेगा, ठीक है, कि डिजिटली आपको समझाएगा। संपूर्ण सटीकता, उसकी हर बात, उसका डाटा एकदम एक्यूरेट होगा, कुछ उसमें गलती नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें किस में आ रही है आपकी बेटा, संचार की रणनीति में, कि अगर आप एक अच्छी से अच्छी बेहतर संचार रखना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको ये सारी चीज़ें करनी होगी। ये सारी आप क्या है बेटा, 1 2 लेके कितनी है टोटल, 8 बता दिए मैंने, इन सबको लिख लीजिए, सारे पॉइंट लिख लीजिए, मैंने आपको समझा दिया। अब अपने ये जो ये होता है कंटेंट जो आपका ये होता है इतना, ये तो आप खुद से लिख सकते हो। बस ये जो हेडिंग होती है इस पे ध्यान फोकस करो कि हेडिंग गलत नहीं होनी चाहिए, हेडिंग ढंग से लिख के रखो। क्योंकि देखो बेटा, टीचर जब चेक कर रहा होता है ना, तो वो इसको पढ़ता भी नहीं है, वो हेडिंग्स ही देखता है। क्योंकि ये सच है, उनके पास एक ग्रीन शीट होती है, उस ग्रीन शीट में क्या होता है, सारी हेडिंग्स लिखी होती है, आंसर शीट होती है उनके पास। क्वेश्चन पेपर तो आपके पास आता है, एक आंसर पेपर भी होता है जिसमें सारे आंसर्स लिखे होते हैं, और उस आंसर पेपर में केवल और केवल हेडिंग्स ही लिखी होती हैं, ये कंटेंट नहीं लिखा होता। उनके पास सिर्फ एक शीट आती है 2 3 शीट की, जिसमें हेडिंग्स ही होती हैं। तो वो अब देखो, उसके पास हेडिंग्स ही तो हैं, इतना कौन पढ़ेगा, कौन से टीचर होंगे जो इतना ये सब पढ़ेंगे। उन्हें हेडिंग से ही मतलब होता है, बीच में आप क्या है इसी को घुमा घुमा के लिख दो, मार्क्स आपको मिल जाएंगे। बस ये कि खुला खुला लिखो, थोड़ा थोड़ा साफ लिखो और खुला लिखो, ताकि साफ सुथरा दिखे और पेज भी भरे जाएगा। जितना ज़्यादा पेज भरा होता है उतना ज़्यादा आपका वो माना जाता है कि हाँ भाई इस बच्चे ने लिखा है, मेहनत की है। इस बात का ध्यान रखो। अब क्या, संचार के विभिन्न साधन, ये सब बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, ठीक है। बट ये क्या आ सकता है, चैप्टर 1 आपका इंपॉर्टेंट है इसलिए ये भी समझा रही हूँ। और वीडियो लंबी इसलिए खिंच गई क्योंकि एक तो पहली वीडियो इंट्रोडक्शन की भी वीडियो थी है, और ये वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैंने आपको बताए हैं उनकी वीडियोस थोड़ी सी लंबी होगी। साधन क्या है, लेटर, लेटर लिख के आप संचार कर सकते हो, टेलीफोन कॉल पे बात कर सकते हो, रेडियो पे भी संचार होता है। जैसे उदाहरण प्रधानमंत्री का है ना, मन की बात, वो रेडियो से बात करते हैं। तो वो एक जगह पे बैठ के वो बोलते हैं और सब लोग कितने दूर दूर तक वो संचार कर लेते हैं, जनसंचार हो जाता है वो। टेलीविजन हो गया, मोबाइल हो गया जिसमें मैसेज वगैरह चलते हैं, न्यूज़पेपर हो गया, ये सब क्या है आपके माध्यम। इन सबको लिख लीजिए बेटा। अब इसमें ये है कि ऑडियो माध्यम, ऑडियो मतलब बोल के, ऐसे वाला ऑडियो, क्या आपने कुछ रिकॉर्ड करके डाल दिया, कोई पॉडकास्ट डाल दिया, लोग सुनेंगे उसको, कान से सुनेंगे, देखेंगे नहीं, कान से सिर्फ सुनेंगे, ठीक है। ऑडियो माध्यम, जैसे गाने होते हैं ना, हम गाने सुनते हैं, वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्या है बेटा आपका, दृश्य मीडिया। दृश्य में क्या होता है, जो आप देखते हो, जैसे टीवी पे आप देख रहे हो, रील्स आप देख रहे हो, ये दृश्य मीडिया, ठीक है। ये भी क्या है, संचार का एक माध्यम है कि आप देख के, रील्स देख के आपका पता चल रहा है चीज़ें। ऑडियो में क्या है, सुन के, पॉडकास्ट वगैरह सारे हो गए। ये सब टॉपिक्स आपके आगे अभी डीप में आएंगे। दृश्य मीडिया को हमें डीप में बनना है, पॉडकास्ट वाला, ऑडियो वाला का भी डीप में, अभी पूरे पूरे टॉपिक चलेंगे। अभी सिर्फ ये इंट्रोडक्शन चल रहा है, पहला चैप्टर है, सब कुछ इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं आपको, ठीक है। श्रवण और दृश्य माध्यम, श्रवण क्या होता है, सुन के, और दृश्य मतलब देख के, जो बोथ वाला होता है ना, ये वाला माध्यम। जैसे अभी ये जो आपका चल रही है पीपीटी, आप क्या कर रहे हो, आप देख रहे हो स्क्रीन को, देख के समझ रहे हो और सुन भी रहे हो कानों से, तो ये दोनों में आ रहा है, बोथ वाला। अब एक है बहुसंवेदी मीडिया, मीडिया जिसमें क्या है, देखो आपकी 5 इंद्रियां हैं, जिसमें क्या है, सुन भी रहे हो आप, ठीक है, देख भी रहे हो, सुगंध सूंघ रहे हो, संवाद और संस्पर्श, ये सारी चीज़ों को ना, स्पर्श, इन सब का अगर उपयोग हो रहा है किसी माध्यम में,
तो वो क्या हो जाएगा, बहुसंवेदी माध्यम। जैसे मान लो आप कहीं पे प्ले देखने गए हो, तो आप सुन रहे हो कानों से कि क्या बात चल रही है, आंखों से आप देख रहे हो, ठीक है, और ये कि आपको महसूस भी हो रहा है, जो भी प्ले वगैरह चल रहा है वो आपको महसूस हो रहा है, खुशबू आ रही है, गंध, मतलब किसी चीज़ को, मतलब मान लो खाने का ही कोई शो वगैरह है, आप देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो कानों से, और आपको खुशबू भी आ रही थी, 3 चीज़ें हो गई, इंक्लूड हो गई ना ये सारी चीज़ें। और मान लो कहीं पे आप कुछ देखने या सुनने ज़ू वगैरह में गए हो, तो आपको महसूस हो रहा है ना, ये सारी चीज़ें 3-4 चीज़ें इसमें इंक्लूड हो रही है ना, वो क्या कहलाएगा, बहुसंवेदी माध्यम। और ये लास्ट है आपका जनसंचार माध्यम, जिसमें क्या है, एक व्यक्ति किसी माध्यम से, कोई उसके पास एक डिवाइस होना चाहिए। जनसंचार माध्यम में क्या होता है, एक से अनेक लोगों तक जो बात चलती है ना, वो जनसंचार कहलाता है। कि किसी एक व्यक्ति की बात लाखों लोगों तक, एक बहुत बड़ी संख्या में जाती है ना, जब तो क्या होता है, जनसंचार माध्यम की जनता तक, बहुत बड़े तबके तक जब जाए। अब ये ना एक किसी ऐसी नहीं हो सकती कि फेस टू फेस बैठ के बात कर लिया आपने, ऐसे नहीं, इसके लिए कोई एक माध्यम चाहिए होता है, तभी इसका नाम है जनसंचार माध्यम। तो इसमें क्या, टेलीविजन हो गया, वीडियो सिनेमा वगैरह हो गए, ईमेल वगैरह हो गया, कि तुमने एक चीज़ ने, एक बात को तुमने लाखों लोगों तक सेपरेट कर दिया बिल्कुल, तो उसके लिए क्या है, डिजिटल उसकी ज़रूरत होती है। तो ये क्या, जनसंचार माध्यम। ये जनसंचार वाला टॉपिक आपका आगे पूरा है, पूरा चैप्टर जनसंचार पे जाएगा आपका, कि क्या क्या इसके पूरे एक एक जनसंचार की एक एक चीज़ को आपको डीप में फिर पढ़ना होगा, ठीक है। चलिए बेटा, चैप्टर आपका हो गया है यहाँ पे फिनिश। इस चैप्टर में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, जनसंचार माध्यम वगैरह वाला आगे भी आएगा, उसको छोड़ दो अभी इतना। बस ये कि इसके साधन क्या है, प्रकार क्या है, तीनों प्रकार कैसे हैं, ये सारी चीज़ें, और ये कि संचार है क्या, आप संचार को बेहतर बनाने के लिए आपकी क्या रणनीति हो सकती है, क्या क्या आप उसमें आपकी स्ट्रैटेजीज यूज़ कर सकते हो। सारी स्ट्रैटेजीज मैंने सारी अच्छे से बता दी, समझा दी, बस आप कॉन्सेप्ट समझ लो, उसकी हेडिंग लिख लो, हेडिंग को एक बार लिखो, 2 बार लिखो, आपको हेडिंग सारी याद हो जाएगी, फिर बाकी का आप खुद से लिख सकते हो। पूरा चैप्टर खत्म, फिनिश, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। एक बार वीडियो देखो, आपको हो जाएगा, समझ आ जाएगा। दूसरी बात ये कि कुछ ना समझ रहा हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। और एक और बात की है, सारे आपके सेक्शन में से सारे सब्जेक्ट मैंने करा दी, ऑलमोस्ट हो गए हैं, बस एक वो रह रहा है ह्यूमन राइट वाला, वो अगला आप उसका ही है। आपका पेपर मई में है ना, 21 मई से, उससे पहले पहले सारे ऑलमोस्ट सब्जेक्ट हो गए हैं। सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेटा। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, अच्छा एग्ज़ाम जाए आपका, बाय।